जय संविधान। हो गया। जय संविधान। अमिताभ जी, मेरे सामने दो गुत्थियां थीं, दो पजल्स जी। थीं जिसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। एक गुत्थी तो मैंने सॉल्व कर ली और एक गुत्थी अभी भी सुलझ नहीं रही है। मैंने कहा चलिए, आप पुराने मित्र हैं और अच्छे-अच्छे आपने विभागों में काम किया है, तो आपसे मैं समझने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जी। जो गुत्थी मैंने सुलझा ली, वो तो मैं पहले आपको बता दूँ, श्रेय ले लूँ कि मैंने सुलझाई, और हुँ। अध्यापक हूँ तो मैं सुलझाने का श्रेय तो मुझे मिलना ही चाहिए। पहला बिल्कुल। मुझे ये नहीं समझ में आता था 1-2 महीने पहले तक कि भाई ये 50-50 करोड़ रुपए में जब ये एमपी खरीदे जाते हैं और एमएलए खरीदे जाते हैं, उन्हें पहले मुंबई से ले जाया जाता है, वडोदरा, वहां से ले जाया जाता है आसाम, फिर वहां पे शराब और नाच और गाना और करोड़ों रुपए का हिसाब किताब। मुझे समझ में नहीं आता था ये पैसा आता कहां से, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे रोटी के लिए तरसते हैं, बच्चों को बिल्कुल। नौकरियां नहीं मिलती हैं। तो एक गुत्थी थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब धीरे-धीरे वो गुत्थी तो मैंने सुलझा ली। शुरू-शुरू में मैं सोचता था कि चुनावी बॉन्ड का जो 10,000 करोड़ रुपए था, शायद उससे ये खरीदे जाते हों, जिस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था ये असंवैधानिक है, लेकिन पैसा जो आपके पास है वो आप रख सकते हैं। रख लीजिए। जी। अच्छा, उसके बाद पीएम केयर फंड मैंने तो खैर पैसा नहीं दिया, लेकिन मेरे जान पहचान वालों ने काफी उसमें कंट्रीब्यूशन दिया। अच्छा, उन्हें लगता था कि एक सरकारी फंड है, पीएम के नाम से है, सरकारी फंड होगा, ऑडिट होगा, पता चलेगा पैसा कहां से आया, कहां गया। लेकिन बाद में पता चला वो प्राइवेट फंड था और मोदी जी जहां चाहेंगे उसको यूज करेंगे। एमएलए खरीदने में यूज करें, एमपी खरीदने में यूज करें, वो आपका जानने का अधिकार नहीं है। कोई ऑडिट नहीं होगा, मन मस्ती काम होगा। चलिए, वो जी। भी 10-15 हजार करोड़ होगा, जितना भी होगा। फिर उसके बाद पता चला कि साहब ये बड़े-बड़े पूंजीपतियों से ब्लैकमेलिंग करके पहले उन्हें जेल भेजा जाएगा, फिर राष्ट्रीय सेठ को दिया जाएगा, राष्ट्रीय सेठ कंट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये लेटेस्ट जो पता चला, उसमें ये पता चला कि मंदिर जो बनवाए गए थे और अपने लोग वहां बिठाए गए थे, वहीं पे हर जगह चोरी डकैती चल रही है। राम मंदिर के अंदर पता चल रहा है कि कौन सा मुकुट गायब हो गया। एक सिंधी साहब थे, उन्होंने 20 किलो या 200 किलो चांदी दी थी। वो कह रहे हैं मैं चंपत राय बंसल साहब को फोन करता हूँ, फोन ही नहीं उठाते। और मतलब शिलाएं गायब हो गई, लाखों करोड़, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी गई। भाई मैंने तो ये सुना था, क्योंकि आप पुलिस अधिकारी हैं, भाई आजम खान पे ये एफआईआर लिखी गई थी, उन्होंने मुर्गी चोरी कर ली और एफआईआर लिखने के बाद उनको केस लड़ना पड़ा, मुर्गी चोरी कर ली, बकरी चोरी कर ली। तो बकरी चोरी कर ली। जी। मुर्गी और बकरी चोरी करने पर अगर एफआईआर हो सकती है, तो हजारों करोड़ों के भगवान श्री राम के चढ़ावे पे एफआईआर क्यों नहीं होती भैया? मेरे जैसे सामान्य आदमी को तो समझ में नहीं आता। लेकिन जो बात नहीं समझ में आ रही है मुझे, अच्छा फिर पता चला कि साहब वो महाकाल में भी बेईमानी हो रही है, सोमनाथ मंदिर में भी डकैती हो रही है, बद्रीनाथ केदारनाथ में भी हो रही है। तो वो वाली गुत्थी तो मैंने सुलझा ली। मुझे पता चल गया 50 करोड़ रुपए एमपी को खरीदने के लिए कहां से आते हैं। दैट आई हैव सॉल्व्ड। एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही है, और वास्तविकता में कल शाम से मैं बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त हूं। देखिए, जब ये पता चला कि मोहन यादव जी ने जो पर्ची के माध्यम से मुख्यमंत्री बने हैं और उज्जैन के रहने वाले हैं, वो वहां के मुख्यमंत्री बन गए मध्य प्रदेश के। अच्छा, फिर मानी बात है, मुख्यमंत्री के बाद तो सारी फाइलें आती हैं, सब उन्हें पता रहता है। तो उन्होंने जो महाकाल मंदिर के पास सारा डेवलपमेंट होना था, उसके अनुसार उसके आसपास की सारी जमीन खरीद ली, और जहां उन्होंने जमीन खरीदी वहीं पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा दिया। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा दिया, मानी बात है कि वहां पे अर्बनाइजेशन होगा, वहां पे रियल एस्टेट का काम होगा, तो लाखों करोड़ों का बारह न्यारा होगा जो कर लिया उन्होंने। चलिए, ये भी बात समझ में आती है कि भाई राजनीतिज्ञ हैं, ये अगर हेर फेर नहीं करेंगे, लाखों करोड़ों नहीं बनाएंगे, तो फिर ये अपने बच्चों को विदेश कैसे भेजेंगे और इस आईसीसी का चेयरमैन कैसे बनाएंगे और सब कुछ होगा। ये भी बात मुझे समझ में आ गई। लेकिन एक बात अमिताभ जी मुझे समझ में नहीं आई, और ये बड़ा गूढ़ रहस्य मुझे लग रहा है। जो मैंने देखा, अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया जब ये मोहन यादव पे ये प्रश्न उठा कि मोहन यादव ने उज्जैन के अंदर बहुत सारी जमीन खरीदी और उस जमीन को खरीद के उन्होंने वहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया, जिससे उसके दाम बढ़ जाए। तो अखिलेश यादव का, क्योंकि अभी तक तो मैं ये मानता हूं, मैंने अखिलेश यादव से मेरा कोई ऐसा नहीं दुर्भावना नहीं, मैं समझता हूं कि भाई यूपी के अंदर अगर टक्कर देनी है तो अखिलेश यादव की, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया उससे मैं बिल्कुल हतप्रद हो गया। अखिलेश यादव ने कहा भाई मोहन यादव तो रियल एस्टेट का काम करते ही थे, पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट का काम अगर कोई मुख्यमंत्री कर रहा है तो उसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है? उन्होंने लैंड खरीदी और बेच दी,
इसमें क्या परेशानी की बात है? अब ये गुत्थी तो मेरे लिए उलझ गई, क्योंकि अब ये अखिलेश यादव ने क्यों कहा, या तो यादव ये भी है, यादव वो भी है, या तो यादववाद चल गया, या कुछ अंदर की कोई राजनीति होगी। क्योंकि जहां तक मुझे समझ आता है, मैं तो देखिए फाइनेंस का प्रोफेसर हूं। अमिताभ जी, आप जानते ही आज तो देश की हर व्यक्ति को बात पता है, इनसाइडर ट्रेडिंग एक चीज होती है, जो आपको पता ही है। इनसाइडर ट्रेडिंग में अमेरिका के अंदर जो एसईसी के रूल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। 20-20, 25-25 साल की सजा होती है इनसाइडर ट्रेडिंग में। रूल तो भारत के अंदर की भी है, लेकिन हमारे यहाँ ये सब कोई सजा वजा नहीं होती। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी मंत्री पद पे हैं, या डायरेक्टर हैं, या सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, या कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और आपको पता है कंपनी के अंदर क्या होने वाला है, उस सूचना का फायदा लेके अगर आप शेयर की खरीद फरोख्त करेंगे तो दंडनीय अपराध है, और अमेरिका में बहुत ही बड़ा दंडनीय अपराध है। और यही मामला फिट होता है मोहन यादव पे। भाई मोहन यादव ने, अगर उन्हें पता है कि यहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आने वाला है, और वहां लैंड खरीदते हैं, और उसके बाद वहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अप्रूव करते हैं, और उसके बाद ये, इसका मतलब इंसाइडर ट्रेडिंग हो गई, और बहुत भयंकर इंसाइडर ट्रेडिंग हो गई। भाई इसका मतलब यह है कि देश की जो बाकी गरीब जनता है, जिसने वहां लैंड बेची, उसको तो ये बात नहीं पता थी कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, यहाँ पे अर्बनाइजेशन होने वाला है। उसने तो सस्ते दाम पे बेच दिया मोहन यादव साहब को। मोहन यादव साहब ने लाखों करोड़ों कमा लिए। लेकिन अखिलेश यादव का जो स्टेटमेंट था, ये मुझे लगा कि अखिलेश यादव ने ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे दिया, क्योंकि अपोजिशन के लीडर हैं, अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी तो ज्वाइन की नहीं है ना, एनडीए में गए हैं, तो ऐसा स्टेटमेंट देके उन्होंने मोहन यादव को बचाने का प्रयास क्यों किया? ये बात ठीक है कि वो राम जन्मभूमि में एग्रेसिव मोड में है और उनसे लड़ रहे हैं, लेकिन मोहन यादव को उन्होंने क्यों बचाया और इस प्रकार का स्टेटमेंट क्यों दिया? क्योंकि मैं विश्लेषण नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं अमिताभ साहब आपसे पूछा, आपको क्या लगता है अखिलेश यादव के स्टेटमेंट के पीछे का राज क्या है? और क्या जो मैं बात कह रहा हूं कि मोहन यादव ने इनसाइडर ट्रेडिंग की है और बहुत बड़ा अपराध किया है, लाखों करोड़ों का जमीन के विक्रेताओं के साथ धोखा किया है, क्या मैं बात सही कह रहा हूं? जो अखिलेश यादव कह रहे हैं वो बात सही आपको लगती है? बिल्कुल निष्पक्ष होके आप बताइए। नहीं, बात तो आपकी सही कह रहे हैं। ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग का आप समझिए टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। मतलब यदि कहीं फाइनेंस के और शेयर वाले बातों में जब इसकी चर्चा हो कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या कहते हैं, और सोदाहरण व्याख्या करें, एग्जाम्पल के साथ व्याख्या करें, तो इसमें यही मोहन यादव वाली बात ही रखनी चाहिए। ये तो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि आप अपने इनसाइडर होने का किस तरह से आप दुरुपयोग कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। इसमें तो ये तो एक स्कूल का बच्चा समझ जाएगा, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। और ये जो आपने अखिलेश यादव वाली बात कही, वो भी समझिए स्कूल के बच्चे वाली ही बात है कि यहाँ पूरा यदुवंशियों की राजनीति है, जिसको आपने यादव वाली बात कही। अब इधर अखिलेश यादव है, उधर देखिए मोहन यादव को, दर्शकों को याद होगा, दिसंबर 2023 में जब भाजपा को बहुमत मिला मध्य प्रदेश में, तो कयास लगाए जा रहे थे, हम आप सभी कयास लगा रहे थे कि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। वो बेचारे कांग्रेस से आए भी थे इसलिए क्योंकि उनको लगा था कि उनको सीएम बना दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने कमलनाथ की पीठ पे खंजर भोंका। और जिनके पिता माधवराव सिंधिया एकदम गांधी परिवार के करीबियों में से थे, वो उन्होंने बगावत की और आगे राम भक्त बन गए। और बेचारे लाट टपका रहे थे कि भाई मध्य प्रदेश का तो ताज मुझे मिल ही जाएगा। उन्हें पता नहीं था कि जो मोदी जी अपनी घरवाली के नहीं हुए, वो सिंधिया के क्या होंगे। तो जब इसमें पर्ची पर नाम आ गया मोहन यादव का कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हम लोग सब चौंक गए कि भाई ये कौन है। और लोग गूगल करने लगे कि भाई ये गूगल करो, ये मोहन यादव कौन है। तो किसी ने कहा ये शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, ये रह चुके हैं। मतलब गूगल की मदद लेनी पड़ी हम लोगों को। तो ये तो मोहन यादव का ये हो गया। आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में यदि एक यादव मुख्यमंत्री है तो वो मोहन यादव है ना। अब अखिलेश यादव के साथ दिक्कत क्या है कि 10 महीने बाद वहां विधानसभा चुनाव है यूपी में। यादव वोट बैंक उनका काफी वहां मजबूत माना जाता है, एक तरह से उनका एकाधिकार है। यदि भाजपा सत्ता में आती भी है तो वो गैर यादव पिछड़ी जातियों को गोलबंद करके आती है और ये सब समीकरण बना के आती है। तो अखिलेश यादव को लगा कि भाई इस समय मैं मोहन यादव पर की टांग खींच दूंगा तो मेरा यादव वोट बैंक नाराज हो जाएगा कि अभी देश में एक ही यादव मुख्यमंत्री है, एक ही मुख्यमंत्री यदुवंशी समाज से है, आप उसकी भी लुटिया डुबो रहे हैं। तो ये तो इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ भाजपा और कांग्रेस वाली राजनीति नहीं है, यहाँ सीधे यादव होने की वजह से
अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव भी मन ही मन समझ रहे हैं बेचारे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की है अखिलेश यादव। तो ऐसा ऐसा तो नहीं कि वो जाहिल आदमी है, वो भी मन ही मन समझ रहे हैं कि जो काम किया है मोहन यादव ने वो गड़बड़ किया जी। नहीं, लेकिन अमिताभ जी अगर वो चुप रहते, मान लीजिए इस पे स्टेटमेंट ना देते, भाई उन्होंने ये कहा कि ये इसलिए उछाला जा रहा है क्योंकि मोहन यादव को हटाने का षड्यंत्र हो रहा है। देखिए मानी बात है, मोहन यादव बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो कमिटेड नेता है, ऐसा तो नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी कल ज्वाइन कर लेंगे इस चक्कर में। भाई नहीं चुप रहते, आप नहीं बोलते नहीं, आप अयोध्या पे आक्रमण करते रहते, एग्रेशन करते रहते। लेकिन यहाँ अखिलेश यादव ने जो अपनी सत्य निष्ठा है और अपना कमिटमेंट है उसी को एक्सपोज कर दिया। भाई बाकी लोग ये कहेंगे, जो आपका विश्लेषण है, जो मेरा विश्लेषण है, अगर केवल यदुवाद की वजह से, यादववाद की वजह से आप ये कहते हैं कि मेरे तो स्टेटमेंट आपने दे दिया, इसका मतलब ये है बाकी कम्युनिटीज में जो ये मैसेज जाता है कि केवल यादवों की चिंता करते हैं, बाकी ओबीसी की चिंता नहीं करते, सवर्णों की चिंता है, वो तो प्रूव हो जाएगा। भाई आप चुप रहते, ना बोलते, आप बाकी राम जन्मभूमि में बोलते रहते। इसमें तो आपने अपने को उलझा दिया और अब लोग आप पे आक्रमण कर रहे हैं और उसकी वजह से आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। तो अखिलेश यादव ने जो स्टेटमेंट दिया मुझे तो बड़ा अपरिपक्व लग रहा है। बाकी ठीक है, आप चुप रहते तो कोई बात नहीं थी जी। नहीं, ये सही कहा आपने, ठीक है। यदि अखिलेश यादव की कुछ राजनीतिक मजबूरियां थी कि वो यादव मुख्यमंत्री पर खुलेआम हमले नहीं कर सकते थे, तो चुप रहना शायद उनके लिए सबसे मुफीद था, है ना। मौन मौन धारण करना, मौनी बाबा बन जाते, और उनसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि वो हर मुद्दे पर आप दे रहे हैं। लोग समझते कि ठीक है भाई, अभी मौनी अमावस्या का अखिलेश यादव भी उसमें है, मौन बने हुए हैं, है ना। और वो लगातार जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है, चंपत राय बंसल और बाकी लोगों की खबर लेते, तो ये कुछ उन्होंने अतिरिक्त उत्साह दिखा दिया अपने यादव वोट बैंक के प्रति, उनका कुछ अतिरिक्त उत्साह दिख गया। जो सही कहा आपने, ये कोई बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण मतलब राजनीतिक निर्णय नहीं है। और लग रहा है कि अखिलेश यादव को थोड़ा ये शतरंज का खेल सीखने में थोड़ा उनको समय है, क्योंकि जो इल्जाम उन पर लगता रहा है कि वो सिर्फ यादववाद करते हैं, एक तरह से आपने उसी इल्जाम पर खुद से ठप्पा लगा दिया। तो ये तो कोई राजनीतिक बुद्धिमत्ता की बात नहीं हुई। अब हम लोग इन पर आए, जो आज के कथा के नायक है मोहन यादव पर। अब देखिए, मोहन यादव का जो मामला है, वो कल द इंडियन एक्सप्रेस, जो कि एक बहुत प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार है, बहुत पुराना और बहुत प्रतिष्ठित, और उसके बहुत सारे संस्करण निकलते हैं देश भर में। द इंडियन एक्सप्रेस के एक सहायक संपादक हैं जॉय मजूमदार। अब जॉय मजूमदार ने एक स्टोरी कर दी, और काफी रिसर्च के बाद स्टोरी की कि ये जो मोहन यादव हैं और इनके पूरे परिवार ने उज्जैन के आसपास बिल्कुल भू माफिया वाला काम किया है। अब देखिए, मैं दर्शकों को उज्जैन के बारे में बताता हूं। ये मध्य प्रदेश का बड़ा शहर है और धार्मिक नगरी के रूप में इसकी पहचान है। ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, और यहाँ पर महाकाल का एक मतलब प्राचीन मंदिर है, महाकाल का। और जो हिंदू पुराणों में जो 4 जगह कहे जाते हैं जहां कुंभ लगता है, जहां कुंभ का अमृत गिरा था, समुद्र मंथन से जो कुंभ निकला था घड़ा और उसका अमृत गिरा था, तो उसमें एक जगह उज्जैन भी था। 4 जगहों पर कुंभ मेला होता है। तो देखिए, मैं तो नास्तिक हूं, लेकिन ये सब सामान्य ज्ञान की चीजें हैं, तो हमें भी पता रखना पड़ता है कि कुंभ का अमृत कहां कहां गिरा था। तो तो 2028 में, आज से 2 साल बाद, वहां उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला होने वाला है। अब देखिए, कुंभ मेला का बजट कोई 50-25 करोड़ का नहीं रहता, हजारों करोड़ का होता है। और कुंभ मेला में डुबकी लगा के कितने नेता और कितने अधिकारी अपने 7 जन्मों का मतलब करते हैं इंतजाम, है ना। तो वो तो एक अपने आप में घोटाला है, उस पर तो एक अलग प्रोग्राम बन सकता है। तो 2 साल बाद वहां कुंभ मेला होने वाला है। अब इसको देते हुए वहां पर मास्टर प्लान बनाया गया, मास्टर प्लान उज्जैन 2035, जो कहा गया कि 2035 तक उज्जैन का एकदम मतलब कायाकल्प होगा, उसी बीच ये कुंभ भी आ जाएगा। अब देखिए, पहले से जो अखिलेश यादव ने कहा कि तो पहले से कारोबारी रहे हैं रियल एस्टेट के, तो ये बात सही है। पहले से इनकी रियल एस्टेट की कंपनियां 2 है, एक सिद्धि विनायक और एक मंगल मूर्ति। सिद्धि विनायक और मंगल मूर्ति पहले से है। और ये जो है क्या कहते हैं, मनोज यादव, ये अभी उज्जैन दक्षिण के विधायक हैं, और इसके पहले उज्जैन विकास प्राधिकरण के मतलब अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो उज्जैन और आसपास इनकी बड़ी मतलब गहरी जड़ें हैं।
इनकी जो बहन है वो अभी उज्जैन म्युनिसिपैलिटी की चेयरपर्सन है। तो ये सब लोग पहले से करते आए थे। लेकिन अब क्या हुआ, मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने वही इनसाइडर ट्रेडिंग वाली बात हो गई। इन्होंने अपने परिवार वालों को कहा कि भाई यहां खरीदो, वहां खरीदो, वहां खरीदो, और इनको तो पता था कि सबकी कीमत बढ़ने वाली है। परिवार वालों ने खरीद लिया, और जब खरीद लिया, जब इनके नाम मतलब वो आ गई जमीन, तब इन्होंने पूरा वो मास्टर प्लान को आगे बढ़ा दिया कि वहां एक विक्रम औद्योगिक शहर बनेगा, एक इंडस्ट्रियल टाउन की घोषणा कर दी। 5-6 बड़े बड़े हाईवे बना दिए, उज्जैन से कहा झालावाड़ का हाईवे, उज्जैन से इंदौर का हाईवे, उज्जैन इधर चारों तरफ से हाईवे निकलने लगे। अब तो एक मोटी बात दर्शक जानते होंगे, कहीं भी हाईवे बन जाता है तो उसके आसपास की कीमतें आसमान छूने लगती है, पूरा वो कमर्शियल एरिया हो जाता है। तो वही हुआ, उसकी कीमतें इतनी बढ़ गई। और देखिए एक बात तो है कि मोहन यादव को हम कितनी भी गालियां दे दें, उन्होंने मतलब भाईचारा और बंधुत्व में आप उनको नहीं हरा सकते। पूरे परिवार को, भाई भाभी भतीजे भतीजी, सबका उन्होंने ख्याल रखा है ना। अब देखिए इसमें किस किस के नाम जमीन है। मोहन यादव की पत्नी है सीमा यादव, उनके नाम पर जमीन ली गई है। उनके बेटे हैं वैभव यादव, उनके नाम पर जमीन ली गई है। उनकी पुत्र वधू है, डॉटर इन लॉ है शालिनी यादव, उनके नाम पर जमीन ली गई है। मोहन यादव की बहन है कलावती, उनके नाम पर जमीन ली गई है। मोहन यादव के 2 भाई हैं, एक नंदलाल और एक नारायण, इन दोनों के नाम पर जमीन ली गई है। और दो कजिन्स हैं, एक है गोविंद और एक नीलेश, मतलब ये चचेरे ममेरे भाई हो गए, कजिन्स थे, उनके नाम पर जमीन ली गई है। नारायण यादव की पत्नी रेखा के नाम पर जमीन ली गई है। मतलब इसको लेकिन आप परिवारवाद नहीं कह सकते हुए परिवारवाद कहने पर आपको पाकिस्तान भेज देंगे भाजपाई लोग। इसको आप बंधुत्व कर सकते हैं। और पूरे परिवार को इन लोगों ने, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने 137 भूखंड खरीदे हैं, 137, और टोटल वो 168 एकड़ के बराबर है, 168 एकड़ के बराबर है। और अब जब खरीद लिए, अब जब मास्टर प्लान तैयार है, तो फिर सोचिए कितना में बेचा जाएगा। तो ये देखिए पूरा खेल है, इनसाइडर ट्रेडिंग भी है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, ये सब चीज है, इसमें कुछ बचा नहीं है। लेकिन राजनाथ सिंह के शब्दों में कि हमारी पार्टी, हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं दिए जाते, इतना जिस पार्टी का मतलब ऊंचा सिद्धांत हो, उसूल हो, उसमें तो मोहन यादव का भी इस्तीफा नहीं होगा जी। अरे एक और धोखाधड़ी हो गई ना भाई, मान लीजिए मेरी जमीन होती, आपकी जमीन होती वहां, और आपको तो जी पता नहीं था कि यहाँ पे डेवलपमेंट होने वाला है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनने जी वाला जी है। अच्छा, कोई आया बिल्कुल आपके पास, रेट चल रहा था 10,000 का, उसने कहा 25,000 में खरीद लेता हूँ, आपने बेच दिया क्योंकि आप गलतफहमी जी में थे, जी आपको खबर थी नहीं। तो मेरे साथ जी जी। धोखाधड़ी भी तो हो गई। तो क्या मैं धोखाधड़ी का तो मुकदमा दर्ज करा सकता हूँ कि ये सूचना मेरे पास नहीं थी, खरीदने वाले के पास थी, बिल्कुल इसने मेरे को धोखा दिया? बिल्कुल। तो उसमें एफआईआर ये तो होगी, या जैसे राम जन्मभूमि में एफआईआर नहीं हो रही, उस पर भी नहीं होगी? देखिए इसमें तो भांति भांति तरह के केस हो सकते हैं। आय से अधिक संपत्ति के केस हो सकते हैं। कलावती या कलावती देवी, नारायण यादव, इन लोग की क्या आय है जो लोग करोड़ों की जमीन खरीद रहे हैं? भ्रष्टाचार वाला केस हो सकता है। लेकिन फिर वही बात है, क्योंकि आजम खान नहीं है ये, इसलिए इसमें बकरी और मुर्गी वाला केस नहीं होगा। और जैसे आपको राम मंदिर में हुआ, 1,000 करोड़ के बाद भी एक भी एफआईआर नहीं हुआ, तो फिर केस होना मुश्किल है। और अभी से फिर उसकी मतलब बात होने लगी कि नहीं ये तो पहले से चलाते थे, इसमें कौन नई बात है, ये तो विपक्ष बदनाम कर रहा है। जैसे आपको याद होगा जो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिश्व शर्मा, उनके परिवार पर इसी तरह के गंभीर आरोप लगाए थे पवन खेड़ा ने। उनकी पत्नी जो रिंकी भुइयां शर्मा है, रिंकी भुइयां शर्मा 3-3 देशों का पासपोर्ट लेके चलती है। इजिप्ट का भी पासपोर्ट है उनके पास, मिस्र का भी है, आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पासपोर्ट है, संयुक्त अरब अमीरात का, और तीसरा पासपोर्ट एंटीगुआ का है जो कैरिबियन टापू है। तो ये तो इंडियन पासपोर्ट एक्ट में बिल्कुल ये मतलब केस का मामला है। इंडियन पासपोर्ट एक्ट में तो केस होना चाहिए, आप एक साथ एक से ज्यादा पासपोर्ट कैसे ले सकते हैं? लेकिन क्या रिंकी भुइयां पर हुआ कोई केस? उल्टे पवन खेड़ा के घर पुलिस पहुंच गई और उल्टे उनको एंटीसिपेटरी बेल लेना पड़ा कि नहीं तो उन्हीं को पकड़ के अंदर कर दिया जाता। और उसमें पवन खेड़ा ने यह भी आरोप लगाए थे कि अमेरिका में भी इनकी कंपनी है रिंकी भुइयां की। तो इस देश में तो एक, मैं क्या कहूं, एक तरह का बेशर्मी वाली बात आ गई है
कि देखिए ये जो है नितिन गडकरी, उनका बेटा एथेनॉल की फैक्ट्री चलाता है, खुद वो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, खुद वो E20 लागू कर रहे हैं कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलेगा, और बेटा उनका करोड़पति हो रहा है। ये तो खुल्लम खुल्ला वाली बात हो गई भाई, कि बाप परिवहन मंत्री, बेटा एथेनॉल मिलाए और बाप फतवा जारी कर दे कि पेट्रोल में आपको एथेनॉल मिलाना है। अब इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? तो ये तो एक देश में अजीबो गरीब मतलब स्थिति आ गई है। और ये मध्य प्रदेश में याद दिला दूं, व्यापम वाला प्रदेश है, जहां व्यापम घोटाला हुआ था, उसमें भारत के इतिहास का सबसे खूनी घोटाला है। उसमें लगभग 50 लोगों की जानें चली गई व्यापम घोटाला में। शिवराज सिंह चौहान का नाम यमराज सिंह चौहान पड़ गया था। अभी जो शिवराज सिंह चौहान केंद्र में कृषि मंत्री बने हुए हैं, उन्हीं के समय व्यापम घोटाला हुआ। व्यापम घोटाला की सीबीआई जांच हो रही है, और वो ऐसी कछुआ चाल में जांच है कि अब 50 साल लगेंगे, 100 साल लगेंगे। जब सारे नौकरी करने वाले रिटायर हो जाएंगे, उनके बच्चे भी रिटायर हो जाएंगे, तब सीबीआई की कोई रिपोर्ट आएगी। तो ये तो मतलब अजीब हाल है इस देश में, और अब लगता है कि कुछ कहने के लिए नहीं रहा है। जी हाँ अमिताभ जी, मुझे लग रहा है कि ये जो चक्रव्यूह है, लेकिन ये तो ठीक है, चलिए, लेकिन अखिलेश यादव का ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल से अखिलेश यादव को नुकसान करेगा, क्यों इन्होंने दिया। जी लेकिन चलिए, ये जी गुत्थी तो समझ गई कि आज के तारीख में इस्तीफा किसी का नहीं होगा। जंतर मंतर में जी कॉकरोच जनता पार्टी वाले हल्ला करते जी रहे जी कि साहब धर्मेंद्र प्रधान कार्य, किस किस का इस्तीफा मांगोगे भाई? मोहन यादव का मांगोगे बिल्कुल। तुम? किस किस का? सब तो अकर्मण्य किस है, किस कोई का तो काम मांगोगे? नहीं कर रहा है, सब तो हमारे देश को बिल्कुल डुबा रहे हैं। और अल नीनो का भी बिल्कुल। फैक्टर अब बहुत ज्यादा असर करने लगा है। सुना है सोयाबीन के फसल पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, किसानों को अभी नहीं 3 नहीं, वो महीने में तो पता चल जाएगा। सूखा पड़ेगा इस देश में। मैं दर्शकों को बता रहा हूं, इस देश में सूखे के आसार हैं इस बार। और सूखा पड़ेगा तो सिर्फ आपको सोयाबीन की फसल नहीं बर्बाद होगी, सूखा से तो बहुत सारी चीजों की फसलें बर्बाद हो जाएगी। जी सही बात, सही बात। जी चलिए अमिताभ जी, ये ज्ञान वो हुआ। जी हो सकता है जी अखिलेश यादव हमारे प्रोग्राम को देखें तो उन्हें लगे कि जहां जी जरूरत नहीं हो वहां नहीं बोलना चाहिए, जी क्योंकि जी। बिना जरूरत नहीं बोलना बोलने से चाहिए। आप अपना नुकसान कर जाते हैं और विपक्षी लोगों का भी बिल्कुल नुकसान कर जाते हैं। क्योंकि अब ये बिल्कुल। पता नहीं अखिलेश यादव ने क्यों किया। तो चलिए, अभी गुत्थी सुलझी नहीं है, फिर प्रयास जी जी करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जी नमस्कार, जी धन्यवाद। जी। नमस्कार नमस्कार।